हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह ठोस गेंद है या खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका और न ही पहुंच सकता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाते जाते हुए तापमान तापमान और घनत्व में वृद्धि वृद्धि हो, होती रहती है, इसलिए वहां पहुंचना मुश्किल है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी देश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपट्टी क्रस्ट से लेकर क्रोड कोर तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। भूपट्टी आपका हो गया सियाल और कोर क्या हो जाएगा, नीफे। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय में संबंधित है। भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। अपडेट कर लीजिएगा, 6371 है लगभग। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सोने की खानें, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ड्रिलिंग किया गया था 3 से 4 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर, क्योंकि गहराई जाते समय तापमान 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 में वृद्धि होता है, इसीलिए। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये हैं गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट व समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा प्रवेधन ड्रिलिंग आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ये पूछा जा सकता है, कोला कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में यहाँ पर कितने गहराई हुआ है? 12 किलोमीटर, जो सबसे अधिक है।
ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है या प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकलता है। ये आपका ज्वालामुखी हो गया। ये इधर अंदर में मैग्मा पाया जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो लावा। अप्रत्यक्ष स्रोत पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। गहराई जाने पर क्या क्या बढ़ता है आपका? तापमान, दाब और घनत्व। क्वेश्चन आ सकता है कि गहराई जाने पर कौन कौन सा बढ़ता है। 1 में दे देगा तापमान, 2 में दे देगा दाब और 3 में दे देगा घनत्व। उपर्युक्त तीनों में हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दाब एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं है, जो कभी कभी धरती तक पहुंच जाती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होती, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा गया है। ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल और भूमध्य रेखा पर कम रहेगा। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता रहता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थ का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देता है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार इस पर चर्चा करेंगे। भूकंपीय तरंग का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। ये आपका दिखाया गया है भूकंप अभिलेख। ये आपका पी तरंगे हो गया, एस तरंगे हो गया, धरातलीय तरंगे हो गया। यह पहुंचने के समय को दिखाया गया है पहला। फिर आयाम हो गया। पी तरंगे में सबसे कौन सा चल सकता है आपका? तीनों तरंगे। एक मिनट, क्या हो गया? तीनों स्थल पर चल सकती है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में चल सकता है। और एस में क्या हो जाएगा? एस तरंगे में आपका सिर्फ सॉलिड। और धरातली में हो गया सबसे ज़्यादा विनाशकारी धरातलीय तरंगे पे होता है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? परायभ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। भ्रंश दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। जहाँ ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। ये आपका है, जैसे कि ये आपका पृथ्वी है, उसमें ये आपका शैलखंड बना हुआ है। ये आपका शैलखंड बना हुआ है ऐसे करके। यहाँ पर जो घर्षण होता है
उसी को कंपन कहते हैं। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र इपीसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र का उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले तरंगों का महसूस कहाँ होगा? सबसे पहले तरंगों का महसूस अधिकेंद्र पर होगा। इसको हम लोग ईपी सेंटर कहेंगे। ये बीपीएससी में पूछा गया है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर होगा। और एक पूछा जाता है भूकंप का उद्गम कहाँ होगा? फोकस को क्या कहेंगे? केंद्र। और इसी का दूसरा नाम है अवकेंद्र। इसको क्या कहेंगे? हाइपोसेंटर। भूकंपीय तरंगे। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल लिथोस्फीयर में ही आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ ये पूछा जाता है सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का अभिलेख्य वक्र कर्व दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावटी वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है, भूगर्भिक तरंगें व धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। आपका भूगर्भिक तरंगें क्या हो जाएगा? प्राइमरी और सेकेंडरी आपका। और ये आपका क्या कौन सा है? धरातलीय हो गया, तेरा एल हो गया। सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होता है, धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अनुयोयी क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परिवर्तन रिफ्लेक्शन एवं आवर्तन रिफ्रैक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदल जाती है। भूगर्भीय तरंगें भी 2 प्रकार की होती है। इन्हें पी तरंगे एवं एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ध्वनि तरंगे मतलब हो गया अनुदैर्ध्य तरंगे इसको कहते हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये पूछा जाता है। इस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती है। इस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है। इस तरंगे मतलब सॉलिड ठोस। इस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है। परावर्तन रिफ्लेक्शन से तरंगे प्रतिध्वनि होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन रिफ्रैक्शन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है। इनसे शैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है। आपका एल तरंगे।
इसको लव तरंगे भी कहते हैं, लव तरंगे। भूकंपीय तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचारित होने की प्रणाली में भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो शैलों में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। ये आपका पी तरंग हो जाएगा। शैलों में संकुचन व फैलाव, संकुचन एवं फैलाव प्राथमिक तरंगे में हो गया। अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः जिस पदार्थ से गुजरती है उसे उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी है। ये आपका धरातलीय तरंगे, इसको एल तरंगे भी कहते हैं। एक मिनट। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। हम लोग देखते हैं 3.2 में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। यह आपका दिखाया गया है। पी तरंगे ये छाया हो गया, ये आपका हो गया प्राथमिक और ये आपका तीव्र गति से चलता है। और ये पी तरंगे क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। और ये अनुदैर्ध्य तरंगे, ये आपका तरंग ऐसे ऐसे चलेगा। ये आपका हो गया एस तरंगों का किरण पथ दिखाया गया है। और पी तरंगे यहाँ पर छाया क्षेत्र होगा, यहाँ पर पी तरंगे अभाव रहेगा, ये यहाँ भी अभाव रहेगा। यहाँ से पी तरंगे प्राप्त की जाती है। ये आपका 105 डिग्री ये आपका दिखाया गया है। ये आपका ठीक है। और ये एस तरंग छाया क्षेत्र को दिखाया गया है। ये पी तरंगों का किरण पथ है और एस तरंगे का यहाँ पर अभाव हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्रोड हो गया। एस तरंगे हो गया सॉलिड ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कैसे चलेगा, इस तरह का, इसको हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं। इस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे। और इस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते, अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होता। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र शैडो जोन है। 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। इस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। ये आपका 40%, ये आपका 40%। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण, ठीक है, पृष्ठ 28 में दिया गया है। भूकंप का प्रकार। सामान्य विवर्तनिक टेक्टोनिक कहते हैं इसको। भूकंप ही अधिक आते हैं।
ये भूकंप भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होता है। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखीय भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूकंप में भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोट एक्सप्लोजन भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। भूकंपों की माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंप तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। ये आपको दिखाया गया है, भूकंप के द्वारा नुकसान को दिखाया गया है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। ये इम्पोर्टेंट है। रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल कितने पे नापा जाता है? 0 से 10। और ये किसके द्वारा हुआ था? और एक मर्केनी है, मर्केनी है 1 से 12। और ये किसके द्वारा? इटली का ये मर्केनी है। 2 तरह का नापा जाता है, एक रिएक्टर स्केल पे और मर्केनी पे है। भूकंप के प्रभाव। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न हैं। भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी। सुनामी क्या हो जाएगा? सुनामी हो जाएगा। समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठती है, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा यहाँ से हो जाएगा, आपका यहाँ से सबसे ज़्यादा भूकंप का ये प्रभाव पड़ेगा। ये कुछ भूकंप के बारे में दिखाया गया चित्र देख लीजिएगा। उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रभावों से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्तल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकेंड ही होती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, 5 से अधिक रहेगा तो अत्यधिक विनाशकारी हो जाएगा। ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी टीचर में। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1 से 2 वर्ष में एक बार ही आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना। भूपट्टी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है।
30 किलोमीटर नहीं, 35 किलोमीटर। हम लोग क्लास 7th में पढ़े हैं। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ के नीचे भूपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। महासागरों में कौन सा खनिज पाया जाएगा? सीमा। और ये महाद्वीपों में आपका सियाल, ये पूछा गया है। ये कुछ फिगर है पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये आपका भूपट्टी हो गया, सियाल 0 से 100 किलोमीटर मोटी है। और आपका ये स्थल मंडल भूपट्टी और ऊपरी सार्वधिक ठोस मंडल को दिखाया गया है। ये आपका इतना हो गया, ये मेंटल हो गया, मेंटल सीमा। ये क्रोड हो गया आपका नीफे। ये आपका 2900 किलोमीटर। ये 5000 किलोमीटर। ये आपका ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ये मेंटल। ये आपका 6378 किलोमीटर नहीं है, 6371 किलोमीटर। मेंटल भूगर्भ में पपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। ये क्या है? अस्थांतीय से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल की ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाते हैं। ये आपका भूपट्टी और मेंटल के ऊपरी परत लिथोस्फीयर। इसकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद यह ठोस अवस्था में है। क्रोड आपका नीफे हो गया। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड आउटर कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। ये आपका ये द्रव्य अवस्था में हो गया आउटर, और ये आपका ठोस हो गया इनर। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकल व लोहे फेरम का बना है। इसे नीफे का परत के नाम से जाना जाता है। बीपीएससी में पूछा गया है। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राखें और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो, वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। एक हमारा भारत में एक ही है सक्रिय ज्वालामुखी। ये पूछा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन है, अंडमान निकोबार में। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। ये आपका हो गया, ये एक मिनट, ये आपका हो गया, ये आपका क्या कहते हैं, पिघला हुआ रहेगा तो ये लावा कहा जाएगा, और ये अंदर रहेगा तो मैग्मा कहा जाएगा। वह पदार्थ जो धरातल पर आता है उसे लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालखंड सीम, यह हो गया आपका ज्वालखंड सीम। इसको खतरनाक वर्ड है, इसको हम लोग कहेंगे चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं। शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह जो छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में
शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। हवाई द्वीप, ये इम्पोर्टेंट है। हवाई द्वीप, ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप कहाँ हवाई द्वीप कहाँ है? तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर यूएसए में। यदि किसी, ये आपका शील्ड ज्वालामुखी को दिखाया गया है, ये आपका शील्ड ज्वालामुखी। यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु कोन बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। ये आपको दिखाया गया है, ये वाला पार्ट ऐसे हो गया, ये सिंडर शंकु। मिश्रित ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में, ये आपका फिर से आ गया ज्वलखंड सिम, ये आपका बड़ा बड़ा पत्थर हो गया, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा, पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा होते होते जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। ये आपका दिखाया गया है मिश्रित ज्वालामुखी ऐसे। ये आपका लावा बाहर निकल रहा है यहाँ से। ये आपका क्या है? हाँ, ज्वालामुखी कुंड, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विध्वंस गर्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इनके बहुत पास स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरफ प्रतीत होती है। बेसाल्ट प्रवाह, यह ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक यह बह निकलता है, मतलब लावा। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वृहद क्षेत्र इस प्रवाह में ढका हुआ है। ये पूछा जाता है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। भारत का दक्कन ट्रैप किससे बना है? बेसाल्ट लावा से। तो ये कहाँ है आपका? ये आपका महाराष्ट्र में है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, अंतर्वेदी आकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुँच कर होता है या धरातल तक पहुँचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान पर आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शैल, जब लावा धरातल पर पहुँच कर ठंडा होता है या
पातालीय शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती है। ये कुछ फिगर में दिया गया है आपका ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। ये आपका स्कंद हो गया, ये लैकोलिथ हो गया। लैकोलिथ हो गया मतलब गुंबद के आकार पर बनाया गया, जैसे ये गुंबद के आकार पर लैकोलिथ हो गया। ठीक है, ये ज्वालामुखी नालिका हो गया। ज्वालामुखी नलिका, यहाँ भी मिश्रित ज्वालामुखी हो गया। ये सिंडर शंकु हो गया ये। और ये डोम गुंबद, ये ऐसे करके ज्वालामुखी के साथ है लावा वृहद। और ये आपका सिंडर शंकु। मैं इसको समझाता हूँ, आप लोग सिर्फ फिगर देख लीजिएगा। बैथोलिथ, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं। इन्हें बैथोलिक कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे होते हैं। ये आपका है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हो गया आपका अंतर्वेदी। अंतर्वेदी में आपका ग्रेनाइट हो जाएगा, पूछा गया है ये। और बहिर्वेदी, बहिर्वेदी में क्या हो जाएगा बेसाल्ट। लैकोलिथ, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा हुआ होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ पाई जाती है। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी है व धरातल पर देखी जा सकती है। ये लैकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। लैपोलिथ, फैकोलिथ व सील, ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल से चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्करी के आकार में जम जाए तो यह लैपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आगान चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमा पाया जाता है। परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है, जो क्रमशः बैथोलिथ से विकसित होते हैं। यही फैकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्वेदी आगेन्य चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घने मोटाई वाले जमाव की सील कहा जाता है। ये आपका हो गया सीट की तरह ऐसे होता है आपका। मैं समझाता हूँ अभी। डाइक, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाता है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आगेन्य चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ये अंतर्वेदी आपका ग्रेनाइट। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन के ट्रैप विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। आइए मैं कुछ समझाता हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ खाली है ना। ये आपका हो गया, ये आपका, एक मिनट गलती हो गया। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया मैग्मा। ये आपका ठोस हो गया और ये आपका बाहर जाएगा तो ये आपका लावा हो जाएगा। ठीक है, और ये लावा बहते बहते ये आपका ये बहिर्वेदी चट्टान हो जाएगा। और ये फिर पिघलता है तो फिर ठोस बन करके आगेन्य, ये आपका आगेन हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, अवसादी हो गया, अवसादी हो जाएगा। फिर रूपांतरित में कन्वर्ट हो जाएगा दाब और ताप के कारण।
और ये आपका अपसादी कैसे बनेगा, निक्षेपण के कारण। और ये आपका मैग्मा अंतर्वेदी, अंतर्वेदी यहाँ पर क्या पाया जाएगा, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो जाएगा। और एक चीज़ है आपका बैकोलिथ को मैं समझाता हूँ, ड्राइंग पता नहीं कैसा बनेगा, ये आपका ऐसे करके है, ये आपका हो गया, ये पृथ्वी के सतह के अंदर होता है, ये आपका सतह हो गया। और ये हो गया आपका लैकोलिथ, लाइकोलिथ, लैकोलिथ हो गया। और ये फैकोलिथ हो जाएगा, फैकोलिथ। और ये आपका हो गया डाइक। और ये हो गया बैकोलिथ, ये आपका ऐसे करके गुंबद के अनुसार बैको। आप लोग ड्राइंग बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, गुंबद, गुंबद के आकार जैसा, गुंबद के आकार जैसा विकसित कौन सा होता है, ये आपका बैकोलिथ होता है, बैकोलिथ होता है। और ये जितना भी बनता है आपका सारा सतह के अंदर बनता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आइए कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, अभ्यास को। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, ज्वालामुखी। दक्कन ट्रैप की सैल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार परिणाम है, कैसा है, आपका प्रवाह है, प्रवाह मतलब हो गया बेसाल्ट, बेसाल्ट, ये पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूपट्टी सॉरी भूपटल और ऊपरी मेंटल। निम्नलिखित भूकंप तरंगों चट्टानों में संकुचन व फैलाव है, देखिए मैं बताया था इसको, कौन सा हो जाएगा, पी तरंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएगा। और पी तरंगे में क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों तीनों तरह का चलता है। और एस क्या हो जाएगा, सॉलिड, सॉलिड में ओनली चल सकता है। ये धरातलीय आपका एल तरंगे भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी है, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।